हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम के स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास गन के बारे में रहने वाली है, जिसमें हम गन की परिभाषा, आयतन, क्षेत्रफल तथा विकर्ण के बारे में बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलो दोस्तों, बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्षेत्रमति के 3D पार्ट 1 में हमने ग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया है। अब दोस्तों, इस क्लास में हम घन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, घन क्या करती, 6 वर्ताकार फलकों से मिलकर ही इस घन की आकृति बनती है। दोस्तों, घन भी घनाभ की तरह ही होता है, लेकिन दोस्तों इसमें लंबाई और चौड़ाई समान होते हैं। घन है जो 6 वर्ताकार सतहों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों, हम घन की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। घन की परिभाषा, तो दोस्तों घन की परिभाषा होती है 6 वर्गाकार सतह से बनी आकृति घन कहलाती है। दोस्तों, 6 वर्गाकार सतह से बनी आकृति घन कहलाती है। यानी कि दोस्तों, जो ये घन बना हुआ है इसमें 6 वर्गाकार सतह है। ठीक है दोस्तों, ये वाला एक तो ये सामने जस्ट इसी के पीछे ये वाला, और दोस्तों एक ये वाला फलक या सतह और एक ये वाला। ठीक है, तो दोस्तों ये घन है जो 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बनता है। और दोस्तों एक घन में दोस्तों एक घन में 6 फलक या इसको सतह भी बोल सकते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये वाला और जस्ट एक इसी के पीछे ये वाला फलक, और दोस्तों एक ये फलक और एक जस्ट इसके विपरीत ये वाला फलक, और एक दोस्तों एक ऊपर वाला फलक और एक नीचे वाला फलक। यानी कि दोस्तों ये कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसी घन में जो ये लाइनें हैं ये कोर कहलाती हैं, और दोस्तों ये एक घन में 12 कोर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक घन में 12 कोर, दोस्तों इसको हम किनारे भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक घन में 12 कोर या किनारे होते हैं। और दोस्तों इसी घन में जो ये तीनों रेखा एक बिंदु पर मिलती हैं वो दोस्तों कोने कहलाती हैं, या दोस्तों इसको शीर्ष भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, शीर्ष है। तो दोस्तों एक घन में 8 शीर्ष या इसको कोने भी बोलते हैं। तो 8 शीर्ष या कोने होते हैं। तो दोस्तों एक घन में 6 फलक होते हैं और दोस्तों 12 कोर होते हैं। यानी कि दोस्तों ये वाली जो लाइन है ना, यानी कि दोस्तों जो ये लाइनें हैं ये कोर कहलाती हैं। तो दोस्तों इन कोरों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इनको हम गिन भी सकते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है दोस्तों, और 8 कोने होते हैं। तो दोस्तों कोने भी हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों घन है जो वर्ग की सतह से मिलकर बनता है। तो दोस्तों वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है। यानी कि दोस्तों ये वाली भुजा अगर ए है, माना कि ये भुजा ए है, तो दोस्तों ये वाली भी, इसकी लंबाई भी ए होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों घन में भी ऐसे ही होता है, जो ये वाली लंबाई है ये ए है, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई भी ए होगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों और इनकी लंबाई और ऊंचाई ए है, तो दोस्तों इसकी चौड़ाई भी ए होगी, क्योंकि दोस्तों ये घन है जो वर्ग से ही मिलकर बनता है। और दोस्तों वर्ग में लंबाई और चौड़ाई समान होते हैं। और दोस्तों इसमें आती है ऊंचाई, तो दोस्तों ऊंचाई भी इसमें समान होगी, क्योंकि दोस्तों ये 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बनता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से घन की बेसिक जानकारी तो हमने पढ़ ली। अब दोस्तों घन के आयतन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम घन के आयतन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों घन के आयतन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आयतन क्या होता है? तो दोस्तों आयतन की परिभाषा होती है किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया कुल स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो दोस्तों आयतन की परिभाषा होती है किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया कुल स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाती है। यानी कि दोस्तों जो घन के द्वारा जो ये स्थान घेर रखा है, ठीक है दोस्तों, जो भी ये स्थान घेर रखा है यह घन का आयतन है। ठीक है। और दोस्तों उदाहरण के द्वारा समझे तो माना कि दोस्तों ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स में जो भी हम सामान भरेंगे, तो दोस्तों जो भरा हुआ सामान है दोस्तों ये इसका आयतन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये कितनी स्थान घेर सकता है, यह इसका आयतन कहलाता है। तो दोस्तों घन के आयतन का सूत्र क्या होगा? आयतन सूत्र तो दोस्तों पिछले वाली क्लास में हमने घनाभ का आयतन पढ़ा था। तो दोस्तों घनाभ का आयतन का सूत्र क्या था हमारा? घनाभ का आयतन का सूत्र, तो दोस्तों घनाभ का आयतन का सूत्र क्या था हमारा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये घनाभ है, ठीक है दोस्तों, ये घनाभ है। ये दोस्तों इसकी ये लंबाई, ये वाली लंबाई, और जो दोस्तों ये वाली चौड़ाई इसकी, ठीक है, ये वाली चौड़ाई, और दोस्तों ये वाली ऊंचाई। यानी कि दोस्तों इस तीनों का हम गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? घनाभ का आयतन आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम घन के आयतन का सूत्र भी हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर घनाभ में तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और हमारे यहाँ घन में लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है। तो दोस्तों इसका सूत्र कैसे होगा हमारा? यानी कि दोस्तों हम लंबाई, ये वाली इसको मान लें हम लंबाई, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं
ए गुणा चौड़ाई दोस्तों हमारी है, तो यहाँ पर चौड़ाई हमारी क्या है ए, तो दोस्तों इसको हम वापस लिखेंगे ए गुणा, और दोस्तों ऊंचाई हमारी क्या है ए वाली। ठीक है दोस्तों, घनाभ में ऊंचाई वाली ये वाली ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस घन में हमारी ऊंचाई क्या है ए, तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं ए। ठीक है दोस्तों, ए गुणा ए, तो दोस्तों इस भुजा का इस भुजा का तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे घन का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए गुणा ए, यानी कि ए का गुणा कितना बार हो रहा है दोस्तों 3 बार हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे ए क्यूब। ठीक है दोस्तों, ए हमारा दोस्तों यहाँ पर ए क्या है हमारा भुजा है, तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा क्यूब। तो दोस्तों इस प्रकार से हम घन के आयतन का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमें बोल दे कि इस घन में भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों इस घन का आयतन क्या होगा, तो दोस्तों ये भुजा हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों ये क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो दोस्तों ये वाली लंबाई भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगा और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस भुजा का मान इस सूत्र में रखते हैं तो हमारा आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों हम मान रखते हैं यानी कि 5 गुणा 5 यानी कि दोस्तों भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी कि इन तीनों का लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का हम गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे यहाँ पर आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे तीनों समान है, तो दोस्तों हम 5 का आपस में 3 बार गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों 5 को गुणा हम 5 से करेंगे तो 25 आएगा, और 25 को वापस 5 से गुणा करेंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा 125। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये हमारी क्या सेंटीमीटर में इकाई दे रखी है, तो दोस्तों यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से वापस सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का 3 बार गुणा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो इकाई आएगी वो क्या आएगी सेमी क्यूब में आएगी। तो दोस्तों हमारे घन का आयतन क्या होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों इस सूत्र की सहायता से हम घन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार आयतन ज्ञात कर सकते हैं घन का। तो दोस्तों घन के बारे में और आगे पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम घन के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर घन है, ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 6 फलकों के द्वारा क्षेत्र है, ठीक है, उन क्षेत्रों को हम आपस में जोड़ लेंगे तो दोस्तों इस घन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों इस भाग को हम देखते हैं, तो ये दोस्तों हमारे ये क्या वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों ये 6 वर्ग से मिलकर ये घन बनता है। तो दोस्तों इन 6 वर्ग के क्षेत्रफल को हम जोड़ लेंगे तो दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा घन का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, यानी कि दोस्तों ये क्या है हमारी भुजा, और ये दोस्तों ये भी क्या है भुजा, यानी कि दोस्तों ये लंबाई और ये लंबाई आपस में समान है। तो दोस्तों ये भुजा अगर ये होगी तो ये भी ये होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस लंबाई का और इसका हम गुणा करेंगे तो दोस्तों इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कितने वर्ग हैं 6 वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन 6 वर्गों के क्षेत्रफल को हम जोड़ लेंगे तो दोस्तों हमारे घन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों इस घन में हमारी ऊंचाई ए और लंबाई भी ए है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती हैं। तो दोस्तों घन का सूत्र बनेगा हमारा, तो दोस्तों इस घन में हमारे कितने वर्ग हैं 6 वर्ग हैं, तो दोस्तों ये 6 वर्ग लिख दिए। ठीक है, अब दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि दोस्तों इस लंबाई का और इसका हम गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे ये क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार हम आयत में भी पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का हम गुणा कर रहे हैं तो दोस्तों ये हमारा आयत का क्षेत्रफल आ रहा था। तो दोस्तों लंबाई भी हमारे यहाँ पर ए है और चौड़ाई भी हमारी ए है, तो दोस्तों इस लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ए गुणा ए करेंगे यानी कि भुजा इंटू भुजा करेंगे। ठीक है दोस्तों, भुजा इंटू भुजा गुणा करेंगे तो दोस्तों इस वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से हमारे कितने वर्ग हैं यहाँ पर
6 वर्ग है। तो दोस्तों 6 का गुणा हम इस भुजा इंटू भुजा के साथ करेंगे तो दोस्तों हमारे यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम सरल रूप में भी लिख सकते हैं, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों इसको ये सब भी लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। यहाँ पर ए हमारी क्या है, भुजा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हम घन के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों उदाहरण के जरिए हम बोलते हैं कि इस घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, यानी कि दोस्तों ये वाली लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों इस भुजा का मान इस सूत्र में रखते हैं तो हमारा घन का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, यानी कि 6 गुण भुजा हमारी ए हमारी क्या देगा 7 का स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7। ठीक है, 7 का गुणा 7 से करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 49। तो दोस्तों 6 का गुणा वापस 49 से करते हैं तो होगा हमारा 6 ना 63, हासिल का 6 और 6 का गुणा वापस 4 से करेंगे तो 24 और प्लस हासिल कर 6 वाले, तो यानी कि 3। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या आ गया 303। ठीक है, तो दोस्तों हमारी इकाई क्या दे रही है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो दोस्तों सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर हो रहा है, यानी कि सेंटीमीटर का गुणा 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी इकाई क्या आएगी वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे घन का क्षेत्रफल क्या होगा 303 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हम घन का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम विकर्ण के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों विकर्ण क्या होता है, तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग में और आयत में। तो दोस्तों वर्ग और आयत को दो समान त्रिभुज में बांटने वाली रेखा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वर्ग, ये क्या आयत है। तो दोस्तों इनको दो समान त्रिभुज में बांटने वाली रेखा, ये इसका क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये आयत है और इसको दो समान त्रिभुज में बांटी, एक तो ये त्रिभुज और एक दोस्तों ऊपर वाला त्रिभुज, यानी कि दो समान त्रिभुज में बांटने वाली रेखा ही इसका विकर्ण कहलाती है। ठीक है, और दोस्तों ये विकर्ण ये भी है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और दोस्तों सेम आकृति वाला त्रिभुज इधर भी बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये विकर्ण क्या है, दो समान त्रिभुज में बांटने वाली रेखा ही विकर्ण कहलाती है। और इसमें भी यही वर्ग में ये त्रिभुज बन रहा है और इधर भी ये त्रिभुज बन रहा है। तो दोस्तों घन में क्या होता है, घन में भी दोस्तों ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष, यानी कि दोस्तों विपरीत बिंदु, यानी कि दोस्तों ये बिंदु और ये बिंदु विपरीत हैं, तो दोस्तों विपरीत बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही विकर्ण कहलाती है। और दोस्तों इस आयत में और वर्ग में जो सबसे लंबी रेखा खींच सकते हैं वो इसका विकर्ण कहलाती है। यानी कि दोस्तों इस ये जो रेखा खींच रखी है, ठीक है, ये सबसे लंबी रेखा है और इससे बड़ी और रेखा हम नहीं खींच सकते इस आयत में। तो दोस्तों आयत और वर्ग में जो सबसे बड़ी लंबी रेखा खींच सकते हैं वही इसका विकर्ण कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस घन में भी हमारा क्या होगा, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली सबसे लंबी रेखा ही यही है। ठीक है दोस्तों, इस बिंदु को और इससे बड़ी और कोई रेखा नहीं खींच सकते। तो दोस्तों ये इसका क्या है, विकर्ण है। ठीक है, और दोस्तों एक घन में कितने विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं और आयत और वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर ये इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिला देता हूँ। तो दोस्तों विकर्ण के बारे में समझ में आ गया, यानी कि किसी घन में सबसे लंबी रेखा ही इसका विकर्ण कहलाती है। ठीक है, या ऐसे भी बोलते हैं, यानी कि विपरीत बिंदु को मिलाने वाली, विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा ही विकर्ण कहलाती है। तो दोस्तों घन के विकर्ण के सूत्र से पहले हम आयत और वर्ग के विकर्ण के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वाला विकर्ण, ठीक है दोस्तों, ये आयत का और ये वर्ग का। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारी हो गई लंबाई और ये हमारी हो गई चौड़ाई, और दोस्तों इस वर्ग में ये वाली भुजा भी ये है और ये वाली भुजा भी ये है, क्योंकि दोस्तों वर्ग में चारों भुजा समान होती हैं और आयत में आमने सामने भुजा समान होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हमने पढ़ा था वर्ग में। ठीक है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या था हमारा, वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या था हमारा, ठीक है, यानी कि
भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर का अंडर। ठीक है दोस्तों, ये वर्ग का विकर्ण सूत्र था। दोस्तों इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई होती है। और दोस्तों इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी क्या है, वर्ग हैं। और ये दोस्तों इसमें लंबाई और चौड़ाई है, और साथ साथ में दोस्तों इसमें क्या ऊंचाई भी है, यानी कि दोस्तों इसमें एक रेखा और आ जाती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी सूत्र की सहायता से हम घन का विकर्ण का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा घन का विकर्ण का सूत्र क्या होगा, हमारा ये वाली लंबाई यानी ए का स्क्वायर, दोस्तों ये वाली चौड़ाई, तो दोस्तों इसका भी स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों ये वाली ऊंचाई, तो दोस्तों इसका भी स्क्वायर। और दोस्तों इनको वापस हम अंडर में बंद कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर, यानी कि दोस्तों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का हम स्क्वायर करके हम अंडर में बंद कर देंगे, तो दोस्तों हमारा विकर्ण का सूत्र ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर, ये क्या दोस्तों वर्ग का विकर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर भी हमारे वर्ग हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी है साथ में। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, ऊंचाई को जोड़ लेंगे, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर घन का विकर्ण आ जाएगा। और दोस्तों इस सूत्र को हम और सरल रूप दे सकते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों ए कितनी बार हो रहा है, 3 बार आ रहा है, तो दोस्तों ये प्लस है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर का अंडर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको और आगे हम सरल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि अंडर में अगर कोई भी संख्या स्क्वायर में हो तो दोस्तों वो संख्या बाहर आ जाती है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और अंडर में जो 3 है वो अंदर रहेगा। तो दोस्तों ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, और बचा क्या हमारा अंडर 3। तो दोस्तों यहाँ पर ए हमारी क्या है, भुजा है। ठीक है दोस्तों, ये वाली क्या है, भुजा है। ठीक है, तो दोस्तों ए को हम भुजा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भुजा इंटू अंडर 3। तो दोस्तों घन का हमारे विकर्ण का सूत्र क्या होगा, भुजा इंटू अंडर 3। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उदाहरण के जरिए हम बोलते हैं कि इस घन की जो भुजा है, और भुजा बराबर क्या है, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी कि विकर्ण क्या होगा, हमारा विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों इस भुजा का मान इस सूत्र में रखते हैं, तो दोस्तों इस जो विकर्ण का है हमारे, इस विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, यानी कि भुजा भर गया हमारे 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू दोस्तों अंडर 3। ठीक है, सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे इस विकर्ण की जो लंबाई क्या है, ये 4 इंटू अंडर 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम घन के विकर्ण का सूत्र और विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।